आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जम्मू में आर्मी कैंप के पास से सेना की यूनिफॉर्म में संदिग्ध गिरफ्तार। जैश की धमकी भरी चिट्ठी के बाद देश के 30 शहरों में सुरक्षा को लेकर जारी किया गया हाई अलर्ट। जैश के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना का अधिकारी रच रहा है पीएम, गृह मंत्री और एनएसए पर हमले की साजिश। विदेशी खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेनर मिग 21 विमान क्रैश। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। ग्रुप कैप्टन समेत स्क्वाड्रन लीडर सुरक्षित। बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज करने के बाद बारामती बंद। मुंबई में विरोध प्रदर्शन। बोले पवार, जांच एजेंसियों का नहीं होना चाहिए राजनीतिक इस्तेमाल। 27 सितंबर को ईडी के सामने होंगे पेश। पीएमसी बैंक पर आरबीआई के एक्शन से ग्राहकों की बड़ी मुश्किलें। अपना पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर लोगों की लगी लंबी कतार। सिर्फ 1000 रुपए निकालने की है सीमा। अयोध्या विवाद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में दलील। कहा, राम चबूतरे को नहीं मानते हैं, श्री राम का जन्म स्थान, लेकिन जिला कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान। कल कहा था चबूतरा है जन्म स्थान। दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग पर केजरीवाल और मनोज तिवारी आमने सामने। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को बताया बाहरी लोगों का अपमान। केजरीवाल ने कहा था एनआरसी लागू हुआ तो मनोज तिवारी पर पहले होगा असर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं से मुलाकात। हर साल 6000 रुपए की सहायता देने का किया ऐलान। चिन्मयानंद रेप केस में नया मोड़। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोप लगाने वाली छात्रा। दोस्त के साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। देश की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए होगा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का आगाज। सरदार पटेल के नाम पे दिए जाएंगे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। आइए सबसे पहले आपके लिए चलते हैं अमेरिका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित कर रहे हैं। तमाम सीईओज को आकर्षित कर रहे हैं हिंदुस्तान में निवेश करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहां क्या सुधार होगा कि नहीं होगा कहना कठिन है। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुंचा सकता है। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीज़ों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा फेक न्यूज़ को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकली कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज़ आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने, तब जाकर के हम रोक पाते हैं। लेकिन मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सालों से एक्टिव हूँ और मुझे उसके बेनिफिट भी मिले हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर सुदूर गाँव में कोई छोटी भी घटना मुझे सोशल मीडिया से पता चलती है तो मैं गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन में लाता हूं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की तारीफ भी कर रहे थे और बता रहे थे कि फेक न्यूज की वजह से आज हिंदुस्तान की बदनामी कितने बड़े पैमाने पर होती है और दरअसल इसे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेक न्यूज आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरकार किस बात का डर लग रहा है। क्या उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है या यूं कहें कि इस तरह की तमाम बातें दिखाई दे रही हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के खबरों के बीच सबसे बड़ी बात जो आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो ये कि कैसे चीन तालिबान के साथ घुलता मिलता चला जा रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता एक बड़े पैमाने पर है जिसमें चीन सक्रिय तरीके से अपनी भूमिका न सिर्फ तलाश रहा है बल्कि बना भी रहा है। दरअसल तालिबान के साथ चीन के राजनयिकों की मुलाकात एक बहुत ही नया विषय खोलकर सामने ला रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द अफगानिस्तान में हम चीन का बहुत बड़ा दखल देखेंगे जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा।
मुल्क की मिट्टी में रेत से ज्यादा बारूद बिखर चुका है, जिस देश में जमीन से लेकर आसमान तक सुपर पावर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, जिस मुल्क में इस्लामिक कट्टरपंथ से जंग के नाम पर अरबों डॉलर का बारूद फूंक डाला गया, जिस जमीन पर अमन की बहाली की कोशिश में जुटा है हिंदुस्तान, जहां तालिबानियों के नर्क से अफगानियों को मुक्ति का संघर्ष चल रहा था, वहां इंसानियत की सेवा करने मौजूद है हिंदुस्तान। लेकिन अब इस जमीन पर ड्रैगन चल रहा है अपनी चाल। अब चीन के पाले में तालिबान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बातचीत रद्द क्या की? चीन ने तालिबानियों को अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों पर उस वक्त चर्चा शुरू हुई जब तालिबान के 9 नेता कतर से चलकर बीजिंग पहुंच गए। मुल्ला बारादर की अगुवाई में 9 तालिबानी नेताओं से चीन की ये बैठक कितनी अहम थी और इसमें क्या बातें हुई होंगी, इसका बस अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई खुद इस तालिबानियों को कार तक छोड़ने आए थे। तालिबान चीन के मेल जोल का मतलब। तालिबान और चीन के बीच इस तालमेल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रंप से तालिबान की बातचीत रद्द हो गई है। अफगानिस्तान में 28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तालिबान चीन की डील का असर भारत पर भी है। पाकिस्तान में चाइना अपना जो स्टेक है वो और अधिक बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पूरा रीजन है उसमें चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके बहुत संभव है कि अपने ये जो वन बेल्ट वन रोड का उसका जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन अफगानिस्तान में भी उसके करने का प्लान हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत अमेरिका की भी मजबूरी है और तालिबान की भी। ऐसे में अगर चीन की ओर से दिए गए रोड मैप के मुताबिक तालिबान अमेरिका से डील करता है तो वो भारत के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि चीन अफगानिस्तान को अपने निवेश की तरह इस्तेमाल करने के रास्ते पर है, जबकि अफगानिस्तान में भारत का भी 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश है। दामिनी शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान पर जिस देश का भी कब्जा होता है वो मध्य एशिया के तमाम देशों तक अपना रास्ता बनाने में बहुत कायम रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार चीन को क्या आवश्यकता है कि आज वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत करने के अलावा वहां पर अपने निवेश की बात भी कर रहा है? और क्यों नहीं चाहता चीन कि हिंदुस्तान का बोलबाला अफगानिस्तान में होता दिखाई दे? क्यों नहीं मदद करने देता हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में चीन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ हम आपके सामने इस तथ्य को भी रखना चाहते हैं कि दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश हर देश ने की है। सबसे पहले अमेरिका ने कोशिश की, वहां पर शाह अफगानिस्तान के उन्हें पैसे देकर, उसके बाद रूस की सेना वहां पर आई, उसने अपना कब्जा जमाया। अफगानिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया और पाकिस्तान के जरिए रूस को उखाड़ फेंका। अब जबकि वहां से अमेरिका खुद वापस अपने आप को बाहर निकाल रहा है तो चीन वहां घुस रहा है। मसला क्या है, जरा देखिए। अफगानिस्तान में हर हफ्ते तालिबान हमले कर रहा है। तालिबान खुलेआम ये हमले अमेरिका को डराने के लिए कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने बातचीत रद्द की तो तालिबान ने हमले तेज करने की धमकी दी थी। वैसे तालिबान के ये हमले तो अमेरिका विरोध में हो रहे हैं, लेकिन बिगड़ते माहौल में चीन को खतरा नजर आने लगा। लिहाजा चीन ने किसी तरह तालिबान के साथ डील की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि चीन ने तालिबानियों से मुलाकात को शांति की कोशिश बताया है, लेकिन दरअसल तालिबान के रास्ते चीन अफगानिस्तान में अपने कारोबारी और दूसरे हितों को सुरक्षित करना चाहता है। चीन तालिबान से डील करके तालिबानियों को उइगर अत्याचार पर चुप रहने की कोशिश कराता रहा है। अफगानिस्तान में चीन सबसे बड़ा निवेशक है और तालिबान से चीन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, क्योंकि चीन अफगानिस्तान के आयनाक कॉपर माइन से तांबा निकाल कर ले जा रहा है। अमू दरिया बेसिन से चीन तेल निकाल कर ले जा रहा है। अफगानिस्तान के हैरातन तक चीन ट्रेन चलाने लगा है। उरुमकी और काबुल के बीच एयर कॉरिडोर तक बनाने वाला है। मतलब साफ है कि तालिबान को अपने संग करके चीन अफगानिस्तान में भारत समेत दूसरे देशों के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए $4 बिलियन से ज्यादा निवेश कर रखा है। भारत ने अफगानी संसद बनाई, सलमा बांध, जरंज डेलारम रोड, गार्डलैंड रोड, बामियान से बंदरे अब्बास तक रोड, काबुल क्रिकेट स्टेडियम बनाए। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान को 4 MiG-25 अटैक हेलीकॉप्टर भी दिए और अफगानी सेना को ट्रेनिंग भी दे रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का जोर चलता है
और वो चीन के प्रभाव में शासन में वापसी करते हैं तो इससे भारतीय हित पर उल्टा असर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा इमरान खान या यूं कहें कि पस्त खान की बात करें। इमरान खान ने आखिरकार मान लिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया पाकिस्तान की बातों को सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए चाहे इमरान खान कितना भी ढिंडोरा क्यों ना पीटे, उन्हें असफलता ही हाथ लगेगी। 27 तारीख को इमरान खान संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने वाले हैं। कश्मीर के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाने की ठानी भी थी, लेकिन उस भाषण से ठीक पहले हताशा की ये निशानी बताती है कि इमरान खान मान चुके हैं हिंदुस्तान के आगे अब उनका जोर नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, इमरान खान तो अब यह भी मानने लगे हैं कि तालिबान को कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका की मुहिम की वजह से पाकिस्तान ने तैयार किया, लेकिन 9/11 के बाद वॉर अगेंस्ट टेरर में अमेरिका के साथ आने से वही आतंकवादी अब पाकिस्तान को परकच्चे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इमरान खान की पूरी कूटनीति चारों खाने चित्त हो चुकी है। हिंदुस्तान से 4 जंग छेड़ चुका पाकिस्तान हर बार पिटा। हर बार की शिकस्त याद करके पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान को एटमी हथियार याद आते हैं और वो भारत को धमकी देने लगता है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का झूठ बोलने गए इमरान खान अमेरिका में घूम घूम कर यही कह रहे हैं। न्यूक्लियर जंग है, वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। वैसे इस न्यूक्लियर धमकी का ना तो भारत पर कोई असर पड़ा और ना ही दुनिया ने इसे पाकिस्तान का सही दांव माना। यह पाकिस्तान को भी अंदाजा हो चुका है कि कश्मीर को लेकर उनके फैलाए गए प्रोपेगेंडे का दुनिया ने भरोसा नहीं किया और इसीलिए पस्त पड़ा पाकिस्तान अब सिर्फ आतंक और साजिश का सहारा ले रहा है। वैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कश्मीर पर नाकामी का ठीकरा पाकिस्तान की फौज इमरान के सिर मरने की कोशिश कर रही है और इसी हालात में फंसे इमरान अपनी मजबूरी पूरी दुनिया के सामने रो रहे हैं। I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option. आतंक से शुरू हुई पाकिस्तान की कहानी प्रोपेगेंडा के रास्ते मानवाधिकार की झूठी दलीलों तक आकर ठहर गई। अब 27 सितंबर को पूरी दुनिया देखेगी कि यूएन के मंच पर पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है और कैसे दुनिया उसके झूठ को नकारती। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कंगाली के मुहान पर खड़ा है और ऐसे में अगर आप इमरान खान के सामने कहिए कि जनाब आप कटोरा लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों से चंदे की भीख मांग रहे हैं, तो इमरान खान साहब का पठान खून जाग उठता है, चिल्ला उठते हैं, तन्ना उठते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में इमरान खान कैसे अपना आपा खो बैठे। One border Iran, the other Afghanistan, and now with India. I think I've got enough on my plate right now. Wouldn't you say, Richard? What would you do if you were in my position? You'll probably have a heart attack by now. इमरान खान ने भले ही ये बात मजाक के लहजे में कही हो, लेकिन सचमुच इमरान खान की हालत कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान की तारीख में इमरान को ऐसी विरासत सौंपी है कि उसे भारत से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। यकीन न हो तो इमरान खान की एक और तस्वीर देखिए, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तब इमरान लगातार अपने बाएं हाथ में एक माला जप रहे थे। कुछ लोग इसे डर के मारे भक्ति दिखाने की तस्वीर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे इमरान की मजहबी कट्टरता से जोड़ रहे हैं। वैसे इमरान खान की एक और तस्वीर से पाकिस्तान की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रंप इमरान के साथ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इमरान बार बार ट्रंप को कश्मीर पर कुछ कहने को मजबूर कर रहे थे। इमरान ने जब एक बार फिर ऐसी ही कोशिश की तो ट्रंप ने सख्त लहजे में कह दिया कि उस पर बाद में बात होगी। ट्रंप का रुख देखकर इमरान झेप गए। ऐसे एक दो नहीं कई मौके आए जब पाकिस्तान के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इन मुद्दों पर जब पाकिस्तानी मीडिया इमरान से पूछने लगी तो इमरान को गुस्सा आ गया।
Azim, did you say I begged President Trump? No, you met President. Oh, thanks. I've never begged from anyone. इमरान गिड़गिड़ा रहे थे या नहीं, ये सब ने देखा। और पाकिस्तान ने दुनिया में कहां-कहां भीख मांगी है, ये भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन इमरान की खुन्नस देखकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना पस्त हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बीती रात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, उसे लेकर हिंदुस्तान में सियासत चरम पर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक सूत्र में बांध रखा है, ऐसे में यह अन्याय ही होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ द नेशन न समझा जाए। ऐसा बयान देते ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा। But I remember India before, it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. पीएम मोदी ने ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में ऐसा जलवा दिखाया कि ट्रंप अभिभूत हो गए। पीएम मोदी के लिए भारतीयों के दिल में प्यार देखकर ट्रंप ही नहीं, अमेरिकी सितारे भी हैरान हैं। और यही वजह है कि ट्रंप ने पीएम मोदी में भारत के पिता की छवि देखी, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर भारत में प्रतिक्रिया शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एक पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है वो, और ना तो उनको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ मालूम। और इस तरह के जो टाइटल या खिताब होते हैं, ये किसी को दिए नहीं जाते, ये अर्न किए जाते हैं। केवल भारत ही नहीं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के प्रशंसनीय और प्रशंसा करने वाले शब्दों का उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। यदि किसी को इस बात पर गर्व नहीं है तो शायद वो अपने आप को भारतीय नहीं समझते। मोदी विरोधियों को ट्रंप की ओर से दी गई ये उपमा बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं बीजेपी इसे पीएम मोदी की शख्सियत का असर मान रही है। भारत देश का विश्व गुरु और नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थापित कर दिया अमेरिका की धरती पर। जिस हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता का दर्जा महात्मा गांधी को मिला हुआ है, जिनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, वहां ट्रंप का बयान विवाद की वजह बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रपिता का दर्जा सिर्फ बापू को ही मिला हुआ है और उन्हें सबसे पहले 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की धरती से बोलते हुए उपमा दी थी। बाद में सरोजिनी नायडू ने भी 1946 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय वायुसेना का MiG-21 ट्रेनर विमान आज क्रैश हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान से ये उड़ता हुआ ताबूत जब चाहे तब गिरता हुआ दिखाई देता है। MiG विमान ग्वालियर एयरबेस से सुबह 10 बजे उड़ान भरा था। इसमें 2 पायलट्स थे। ये ट्रेनर विमान था, लेकिन विमान हादसा जैसे ही हुआ उससे ठीक पहले दोनों पायलट अपने आप को इजेक्ट कर पाए और उन्हें बचा लिया गया। लेकिन आइए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर हैरत में आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का खौफ देखिए कि अब सांड भी रेड लाइट जंप करने का साहस नहीं कर पा रहा। सभी वाहनों के साथ जेब्रा क्रॉसिंग की मर्यादा का पालन करता हुआ सांड तब तक खड़ा रहा जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती है। नए बढ़े हुए चालान को लेकर इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि कलाकार ने कितनी खूबसूरती से कुत्तों की ये मूर्तियां बनाई है। ये तीनों एक खास मुद्रा में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब ये कुत्ते दौड़ पड़ते हैं। न जाने इस युवक को क्या सूझी कि सड़क पर बैठे एक कबूतर को मारने चला है। ये 2 कदम भी नहीं चला होगा कि कबूतर को मारने की कोशिश में इसका पांव फिसला और इसकी करतूत की सजा इन्हें मिल गई।